सबने सोचा तो यही था कि ट्रम्प के टैरिफ्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बैकबोन को तोड़ देंगे, बट ऐसा हुआ तो नहीं। इनफैक्ट नवंबर में इंडिया के एक्सपोर्ट्स ने 3 सालों में फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाई है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ग्रोथ और ये इंडिया के एक्सपोर्ट रेजिलियंस के बारे में क्या इंडिकेट करता है? Hi everyone, मैं हूं गौरी and this is exactly what we are going to answer in the first story of the video. Secondly, Elon Musk का SpaceX जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का गेम चेंजर माना जाता है, अब शायद पब्लिक कंपनी बन जाए। इस पॉसिबली बिगेस्ट एवर आईपीओ का इंपैक्ट स्पेस इंडस्ट्री पर क्या होने वाला है? और फाइनली, नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को अक्वायर करने के लिए एक मैसिव $82.7 बिलियन का बिड लगाया है। बट इस हॉलीवुड डील ने इंडिया के सिनेमा ओनर्स की नींदें उड़ा दी हैं। ऐसा क्यों? चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी में नवंबर में इंडिया के एक्सपोर्ट 19.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए और साथ ही इंपोर्ट्स 2% फॉल हुए। इससे ट्रेड डेफिसिट भी नैरो होकर $24.6 बिलियन हो गया है, जो कि जून के बाद सबसे लो लेवल पर है। इंटरेस्टिंगली, इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएस और चाइना दोनों तरफ स्ट्रांग रहे। यूएस को एक्सपोर्ट्स नवंबर में 22.6% बढ़कर $7 बिलियन तक पहुंच गए, वो भी एडिशनल टैरिफ्स के बावजूद। और चाइना को भेजे गए एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए, विथ 90% जंप एक्सपोर्ट्स to China touched $2.2 billion. In fact, नवंबर में चाइना ने नीदरलैंड्स को बीट किया और वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया। This is the complete opposite of what happened in October, जब लार्जली यूएस टैरिफ्स के चलते एक्सपोर्ट्स 12% तक गिर गए थे। लेकिन नवंबर में एक्सपोर्टर्स ने जल्द ही रिकवरी कर ली। इसमें एक लेयर डिमांड और सीजनैलिटी की भी है। Now, as per the experts, हॉलीडेज के बाद सप्लाई नॉर्मलाइज हुई और फेस्टिव सीजन के बाद डोमेस्टिक डिमांड थोड़ा सा सॉफन हुई, जिससे एक्सपोर्ट्स को पुश मिला और इंपोर्ट्स थोड़ा सा कूल हो गए। नाउ सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट ग्रोथ काफी ब्रॉड बेस्ड रही। इंजीनियरिंग गुड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, केमिकल्स, ऑयल प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल के मोस्ट सेगमेंट्स ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। 30 मेजर सेक्टर्स में से सिर्फ 5 यानी कि राइस, ऑयल सीड्स, प्लास्टिक्स, जूट प्रोडक्ट्स और कार्पेट्स में डिक्लाइन देखा गया। मतलब ग्रोथ आइसोलेटेड नहीं थी, काफी डाइवर्सिफाइड थी। इंपोर्ट्स की पिक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नाउ गोल्ड इंपोर्ट्स नवंबर में 59% गिर गए, फ्रॉम $10 बिलियन टू $4 बिलियन। क्रूड पेट्रोलियम और वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स में भी डबल डिजिट डिक्लाइंस देखे गए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिल्वर और पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स जैसे कुछ कैटेगरीज में इंपोर्ट्स बढ़े भी हैं, बट ओवरऑल इंपोर्ट बिल कंट्रोल में रहा। और सिर्फ गुड्स ही नहीं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी क्वाइटली स्ट्रांग रहे। नवंबर में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 12% बढ़कर $35.9 बिलियन एस्टिमेट किए गए, जबकि सर्विसेज इंपोर्ट्स 4% ग्रो हुए। बिग पिक्चर में ये डेटा एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट हाईलाइट करता है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स सिर्फ 1 या 2 मार्केट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। इन नंबर्स से मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, रेजिलिएंट सेक्टर्स और बेटर लॉजिस्टिक्स और पॉलिसी सपोर्ट का कंबाइंड इंपैक्ट क्लियरली दिख रहा है। दूसरी स्टोरी में एलॉन मस्क की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी स्पेसएक्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का सोच रही है और वॉल स्ट्रीट में ऑलरेडी इसके $1.5 ट्रिलियन वैल्यूएशन की बातें हो रही हैं, विच इज मैसिव एंड माइंड ब्लोइंग। पहले स्पेस बेसिकली सुपर पावर्स का प्लेग्राउंड हुआ करता था। रॉकेट्स इनसेनली एक्सपेंसिव थे और सिर्फ एक ही यूज के लिए आते थे, तो फेलियर को एम्बिशन का कॉस्ट माना जाता था। गवर्नमेंट्स बिलियंस खर्च करती थी और कमर्शियली स्पेस में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, स्पेस अब नॉर्मल नेशनल प्राइड या फिर साइंस का मैटर नहीं रहा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और स्पेसएक्स इसके सेंटर में है। ये कंपनी अब सबसे ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च करती है और ग्लोबल ऑर्बिटल लिफ्ट यानी कि स्पेस एलिवेटर का 60% से ज्यादा कंट्रोल करती है और उनका सैटेलाइट इंटरनेट आर्म स्टारलिंक के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और 1000 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में है, व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन एवर बिल्ड बाय ह्यूमंस। कंसिडरिंग दिस, इट सीम्स लॉजिकल कि एलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को प्राइवेट क्यों रखा है। पब्लिक मार्केट्स प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन ये कंपनी हाई रिस्क इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, जिसमें लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मिलियंस बर्न हो सकते हैं। तो
अब सवाल यह है कि अब आईपीओ क्यों, क्या चेंज हुआ? वेल, द रीजन इज स्केल। स्टारशिप डेवलपमेंट, स्टारलिंक सैटेलाइट रिप्लेसमेंट, ल्यूनर कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफेंस लॉन्चेस, डीप स्पेस एम्बिशंस, इन सब के लिए इतना कैपिटल चाहिए कि इसको प्रोवाइड करने में प्राइवेट मार्केट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। एक और रीजन है स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स फॉर एआई। जैसे जैसे एआई और फ्यूचर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई ग्रो करेगा, इन्हें मैसिव कंप्यूटिंग पावर, एनर्जी और लो लेटेंसी ग्लोबल डेटा चाहिए होगा। इसके लिए ऑर्बिट में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना वायबल हो सकता है एंड स्पेसएक्स इज परफेक्टली पोजीशन फॉर इट। पर यहां पर कैच ये है कि पब्लिक मार्केट्स विजन्स को फंड नहीं करते, आउटकम्स को फंड करते हैं। तो आउटकम वाइज स्पेसएक्स ने ऑलरेडी स्पेस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स को रीशेप कर दिया है और स्टारलिंक भी बिजनेस मॉडल चेंज करके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बजाय अब इंटरनेट सर्विसेज के रिकरिंग सब्सक्रिप्शन से मेजर रेवेन्यू अर्न कर रहा है। पर रिस्क यहां पर यह भी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स काफी ह्यूज हैं और रेवेन्यू मॉडल फिलहाल इतना भी क्लियर नहीं है। और इस आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर्स को रीथिंक करना पड़ेगा कि फ्रंटियर टेक को वैल्यू कैसे करें। स्पेसएक्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, टेलीकॉम और साई-फाई स्टार्टअप का मिक्स है। सो ना ही इसका वैल्यूएशन ईजी होगा और ना ही इसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन। आज की फाइनल स्टोरी में नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर करने की कोशिश ग्लोबल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन को काफी हद तक इंपैक्ट कर सकता है ना। वार्नर ब्रदर्स के पास हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, फ्रेंड्स जैसे इंपॉर्टेंट आईपीज हैं, पॉपुलर आईपीज हैं जो डेकेड्स ऑफ पॉप कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही एचबीओ मैक्स जैसे स्ट्रीमिंग एसेट्स और एक ग्लोबल थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है इनके पास। सो नाउ इमेजिन अगर नेटफ्लिक्स के पास ये सब कुछ आ जाता है तो वो डिसाइड करेगा कि कौन सी फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, कितनी देर के लिए होगी और कौन सा सीधे ऐप पे ड्रॉप होगी। और यही बात इंडियन एग्जिबिटर्स को थोड़ा सा नर्वस कर रही है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अगर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग फर्स्ट मॉडल को पुश करता है तो हॉलीवुड फिल्म्स की थिएट्रिकल सप्लाई श्रिंक हो सकती है इंडिया में। और इंडिया में मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन्स, फुटफॉल्स और मार्जिन्स के लिए फ्रेंचाइज हॉलीवुड फिल्म्स पे काफी डिपेंड करते हैं। वार्नर ब्रदर्स इंडिया में साल की अराउंड 30 फिल्म्स रिलीज करता है और हॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस शेयर कभी 50% तो कभी कभी 70% तक जाता है। तो स्टेक्स यहां पर काफी हाई है। बट इसका दूसरा साइड सरप्राइजिंगली ऑप्टिमिस्टिक है। एप्पल की F1 द मूवी फिल्म ने इंडिया में ओवर 100 करोड़ रुपीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और सडनली स्ट्रीमिंग कंपनीज को रियलाइज हुआ कि भाई थिएटर को हम स्किप नहीं कर सकते। सो एप्पल के बाद Amazon के MGM के एक्विजिशन से प्राइम वीडियो को भी एक सॉलिड थिएट्रिकल प्लस OTT पाइपलाइन मिला है। तो अब नेटफ्लिक्स भी यही लॉजिक फॉलो कर सकता है। वार्नर ब्रदर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी ग्लोबल है, काफी बड़ा स्केल है और इंडिया में भी काफी स्ट्रांग है और F1 जैसे रिलीजेस का डेटा उनके सामने है ही। सो नेटफ्लिक्स के लिए सिनेमास एक थ्रेट नहीं है बल्कि एक मोनेटाइजेशन लीवर हो सकते हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स एडवोकेट करते हैं कि एक अच्छा थिएट्रिकल रन बाद में OTT पर और ज्यादा वैल्यू को अनलॉक कर सकता है किसी मूवी के लिए। बट सब कुछ यहां पर स्मूथ नहीं होने वाला। अगर नेटफ्लिक्स के पास वार्नर ब्रदर्स के आईपी आते हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट बार्गेनिंग पावर पे पड़ेगा। सो मल्टीप्लेक्स चेन्स के साथ टफर नेगोशिएशंस हो सकते हैं अराउंड मिनिमम रन डेज, स्क्रीन एलोकेशन एंड इवन रेवेन्यू शेयर। और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स तो और भी ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जिबिटर्स को अब रीजनल सिनेमा पे हो सकता है कि ज्यादा फोकस करना पड़े, प्लस लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स या स्पेशल स्क्रीनिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ेंगे। और इंडिया जैसे मार्केट में जहां पर ऑडियंस साइज मैसिव है और थिएट्रिकल कल्चर अभी भी स्ट्रांग है, इस बैटल का नेक्स्ट चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। That's it for this video. On one hand, अक्टूबर के एक्सपोर्ट स्लोडाउन के बाद नवंबर के स्ट्रॉन्ग नंबर्स ने यह दिखाया है कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंजन अब ज्यादा फ्लेक्सिबल, डाइवर्सिफाइड और शॉक अब्सॉर्ब करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है। और ग्लोबल ट्रेड के अनसर्टेन एनवायरमेंट में भी दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग डील। सेकेंडली, अगर स्पेसएक्स लिस्ट होता है, उसका आईपीओ आता है, तो हम सिर्फ लार्जेस्ट आईपीओ की तरफ नहीं देख रहे पर एक पैराडाइम शिफ्ट देखेंगे कि कैसे मार्केट्स फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को वैल्यू करते हैं। स्पेस अब से ड्रीम नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी बन चुका है। एंड फाइनली, नेटफ्लिक्स के वार्नर ब्रदर्स का एक्विजिशन एक नया डायरेक्शन ओपन कर रहा है जहां पर OTT और थिएटर्स का रिलेशनशिप बाइनरी नहीं रहा। ये ईदर और का गेम नहीं है, ये लेयर्ड हाइब्रिड मॉडल्स की तरफ जा रहा है। सिनेमास जाने वाले नहीं हैं, लेकिन इसे पावर डायनामिक और नेगोशिएशंस डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं।
इस इंटरनेशनल ट्रेड, स्पेस एक्सप्लोरेशन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में होने वाले चेंजेस पे आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.